हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 9वां है। यहां पर हम लोग शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो आज के अध्याय में हम लोग यहाँ पर शीतोष्ण घास स्थल पढ़ेंगे। देखिए, जिन स्थानों पर केवल पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन इलाकों को हम वन कहते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में केवल पादप के नाम पर वहां पर केवल जब घास ही उगती है, घास की अधिकता होती है, तो उसे घास स्थल कहा जाता है। और पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा जो है ये घास स्थल है। घास स्थल के निर्माण में मुख्य भूमिका जलवायु की और मिट्टी की होती है। यानी कि जलवायु और मिट्टी के आधार पर घास स्थलों का निर्माण होता है। और इसलिए आमतौर पर जो घास स्थल हैं इन्हें जलवायु के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर पहले हैं शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और दूसरे हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। तो आज हम यहाँ पर जो है शीतोष्ण प्रदेश के जो घास स्थल हैं उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर है प्रेरी। देखिए, प्रेरी के बारे में हमने पहले बताया था आपको। उत्तर अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल हैं इनको प्रेरी कहा जाता है। प्रेरी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा का एक शब्द है प्रिएटा, इससे हुई है। इसका अर्थ होता है साद्वल। देखिए, साद्वल का मतलब होता है कि उपजाऊ या हरी भूमि जो होती है उसको साद्वल कहा जाता है। जो प्रेरी है, प्रेरी समतल, मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहां पेड़ कम और घास अधिक होती है। और कहीं कहीं पर ऐसा है कि प्रेरी जो है ये वृक्ष रहित हैं। लेकिन निचले हिस्सों में, खास करके जो मैदानों के निकट जो नदी घाटियां हैं वहां पर प्रेरी के साथ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। एक बात आपको ध्यान रखना है, जो शीतोष्ण घास स्थल हैं इनकी घास उष्णकटिबंधीय घास स्थलों की तुलना में छोटी होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल होते हैं उनकी घास जो है काफी लंबी होती है, इनकी घास छोटी होती है। प्रेरी जो है पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक के बीच में घिरे हुए हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पर उत्तर अमेरिका का मैप दिया गया है। यहाँ पर पश्चिम में आप देख पा रहे हैं ये रॉकी पर्वतमाला जा रही है और पूर्व में यहाँ पर ये हिस्सा जो है ग्रेट लेक्स वाला हिस्सा है। यानी 5 जो झीलें हैं इनके समूह को ग्रेट लेक कहा जाता है। तो प्रेरी का क्षेत्र इनके बीच में पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये प्रेरी का रीजन है। इसका कुछ हिस्सा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आ रहा है और कुछ हिस्सा जो है कनाडा में जा रहा है। तो यहां पर बताया गया है कि प्रेरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ भागों में फैले हुए हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर हल्का सा सफेद वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये प्रेरी वाला हिस्सा है। तो प्रेरी का एक बड़ा हिस्सा तो यूएसए में पड़ता है और उत्तर का एक छोटा सा हिस्सा कनाडा में भी अवस्थित है। अमेरिका के जो प्रेरी घास स्थल हैं इनका अपवहन मिसिसिपी की सहायक नदियां करती हैं। अपवहन का मतलब जो पानी इत्यादि की जरूरतें हैं मिसिसिपी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा इनकी जरूरत पूरी होती है। वहीं कनाडा के जो प्रेरी घास स्थल हैं उनका अपवहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां करती हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेरी के घास के जो मैदान हैं ये अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, इनका निवास स्थल रहे हैं। देखिए, रेड इंडियन लोग ही जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। बाद बाकी की जो अन्य जनजातियां हैं या फिर जो अन्य लोग आज आप वहां पर देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो लोग जो हैं बाद में आके बसे हैं। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो रेड इंडियन ही थे। प्रेरी जो है अन्य आदिवासियों जैसे आपाची, क्रो, क्री और पौनी के भी निवास स्थल रहे हैं। अब यहाँ पर जलवायु के बारे में बात की गई है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेरीज के मैदान जो हैं ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मध्य भाग में पड़ते हैं। और उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो मध्य भाग है ये महासागरों से काफी ज्यादा दूर है। और काफी ज्यादा दूर होने की वजह से ये महासागरों के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सर्दियों के ऋतु में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम दिल्ली को ले लेते हैं। दिल्ली जो है समुद्र से काफी ज्यादा दूर है। तो समुद्र से काफी ज्यादा दूर होने की वजह से दिल्ली जो है समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाता है। तो यही कारण है कि दिल्ली में गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में तापमान माइनस तक में चला जाता है। ऐसे स्थान जहां पर ऋतुओं में तापांतर बहुत ज्यादा होता है तो उन स्थानों की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रेरीज की जो जलवायु है ये महाद्वीपीय जलवायु है। यानी यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान जो है वो हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। और शीत ऋतु में पूरा का पूरा जो प्रदेश है ये बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा भी सामान्य होती है जो कि घास स्थल के विकास के लिए अनुकूल है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उत्तर दक्षिण में कोई अवरोध नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि बीच में यहाँ पर कोई ऐसी कोई पहाड़ी नहीं है, इस तरह की कोई पहाड़ी नहीं पड़ रही है।
तो बीच में कोई अवरोध ना होने के चलते यहाँ पर चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर उत्तर अमेरिका का मैप देख पा रहे हैं, उत्तर अमेरिका में दो तरफ पहाड़ियाँ हैं। एक तो यहाँ पर पश्चिमी हिस्से में रॉकीज माउंटेन पड़ते हैं और पूर्वी हिस्से में जो है अपलेसिन पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो ये भी जो दोनों पहाड़ियाँ हैं, दोनों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये उत्तर से दक्षिण में फैली हुई हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये पूर्व से पश्चिम में फैली हो, जिसकी वजह से जो आपका प्रेरीज वाला मैदान हो यहाँ पर अवरोध क्रिएट हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों जो पहाड़ हैं, ये दोनों जो आप देख पा रहे हैं पर्वत श्रृंखलाएं देख पा रहे हैं, रॉकीज माउंटेन्स देख पा रहे हैं और अपलेसियन माउंटेन्स देख पा रहे हैं, ये एक तो पश्चिमी हिस्से में है, एक पूर्वी हिस्से में, और उत्तर से दक्षिण में ये फैले हुए हैं। तो इसकी वजह से बीच में कोई अवरोध क्रिएट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति की वजह से चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। देखिए चिनूक जो है एक गर्म स्थानीय पवन है जो शीत ऋतु में चट्टानी पर्वत के पूर्वी ढलान वाले किनारे यानी पहाड़ की उस ढलान पर ये बहती है जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, यानी वृष्टि छाया प्रदेश में बहती है और कम समय में ही ये तापमान बढ़ा देती है। अब देखिए यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका रॉकीज माउंटेन है। रॉकीज माउंटेन का इस वाला हिस्सा जो है, इस साइड वाला हिस्सा जो है पश्चिमी हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जो है पूर्वी हिस्सा है। यहाँ पर मैं एक डायग्राम और बना रहा हूँ जिसके जरिए आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। अब देखिए हम मान लेते हैं कि ये जो है आपका बीच में ये रॉकीज माउंटेन है। इस साइड वाला हिस्सा जो है ये पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न हिस्सा है, और इस साइड वाला हिस्सा जो है ये पूर्वी हिस्सा है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम ऊंचाई पर ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। तो यहाँ पर समुद्र की ओर से आने वाली जो हवा है, जब ये ऊपर उठती है तो ये ठंडी होती जाती है, और जैसे ही ये रॉकीज माउंटेन को क्रॉस करती है और जैसे ये नीचे की ओर जाती है वैसे वैसे ये गर्म होने लगती है। तो गर्म होने की वजह से आगे जैसे ही बढ़ती है ये और ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो ये जो पवन है ये चिनूक पवन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शीत ऋतु में चलने वाली पवन है। यानी पूर्वी ढलान वाला हिस्सा जो है वृष्टि छाया प्रदेश है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रॉकी माउंटेन का जो पूर्वी ढलान वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा वृष्टि छाया प्रदेश है। तो जब ये पवन जो है वृष्टि छाया प्रदेश से होकर गुजरती है तो गर्म हो जाती है, और गर्म होने का रीजन ये है क्योंकि ये ऊपर से नीचे उतर रही है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं तापमान में गिरावट आती है, और ऊंचाई से जैसे नीचे उतरते आते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हवा भी यहाँ पे गर्म हो जाती है, और हवा के गर्म होने की वजह से, गर्म हवा यहाँ पे बहने की वजह से यहाँ पर शीत ऋतु में तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर जल्दी से बर्फ पिघल जाती है। तो जल्दी से बर्फ पिघलने से यहाँ पर जो घास के मैदान है वो जल्दी से तैयार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर चिनूक हवा जो है वो इन घास के मैदानों को तैयार करने में एक अहम रोल अदा करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि चिनूक कैसी पवन है। चिनूक एक स्थानीय पवन है और ये शीत ऋतु में पर्वत के पूर्वी ढलान पर बहती है। इसकी वजह से जो आपका पूरा का पूरा जो प्रदेश है, प्रेरी प्रदेश है, इसकी बर्फ जल्दी पिघल जाती है, जिससे कि घास के मैदान जल्दी तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ की वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रेरीज के मैदान वैसे तो पेड़ विहीन होते हैं, लेकिन जहां पर जल उपलब्ध होता है वहां पर पेड़ पौधे भी उगते हैं। तो जहां पर जल उपलब्ध होता है वहां पर सरपत यानी विलो, आल्डर और पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में खेती की जाती है, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है वो खेती के लिए उपयुक्त हैं। इस क्षेत्र की जो मुख्य फसल है वो मक्का है, जबकि अन्य दूसरी फसलों में आलू, सोयाबीन, कपास और अल्फाल्फा शामिल हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफी कम और अनिश्चित होती है वहां पर पैदा होने वाली जो घास है ये छोटी और नुकीली होती है, और ऐसे प्रदेश जो हैं ये मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। यहाँ पर विशाल मवेशी फार्मों को रेंच कहा जाता है और उनकी देखभाल करने वालों को काउबॉय कहते हैं। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि घोड़ों के ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं जो कि सर पे गोल टोपी पहनते हैं और हाथों में रस्सी घुमाते रहते हैं, तो वो काउबॉय बोले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पशुओं की संख्या हजारों में होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि डंडे से हाँक दिया जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, ये लोग घोड़ों की मदद से, घोड़ों पर रस्सी टाइप घुमाते हुए उनको हाँकते हैं। तो आपने काउबॉय वगैरह मूवी में देखे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े जो मवेशियों के फार्म है वो देखने को मिलेंगे। तो बड़े बड़े मवेशियों के फार्म को रैंच कहा जाता है, और यहाँ पर उन पशुओं की देखभाल करने वालों को काउबॉय कहा जाता है। बाइसन या फिर अमेरिकी भैंस जो है इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर इसके शिकार की वजह से जो बाइसन है ये लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। इसी वजह से बाइसन को यहाँ पर सुरक्षित प्राणियों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा इस प्रदेश में पाए जाने वाले जो अन्य जीव हैं उनमें खरगोश, कायोट, गोफर और प्रेरी कुत्ता शामिल हैं। यहाँ के लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप एक विकसित महाद्वीप है। यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के जो दो देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देश माने जाते हैं। और यहाँ के लोग बहुत मेहनती भी हैं, इनके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी भी है। तो उसकी वजह से ये लोग अच्छी खासी कृषि करते हैं। यानी ये लोग खेती में तकनीकी का प्रयोग करते हैं, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। यानी कृषि की वैज्ञानिक विधियों
ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंबाइन के उपयोग से उत्तर अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। ये कंबाइन का मतलब होता है कि ऐसी मशीन जो बुआई, जुताई और थ्रेसिंग ये तीनों कार्य कर सकती है, उसको कंबाइन कहते हैं, कंबाइन मशीन बोला जाता है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन की वजह से जो प्रेरीज हैं, प्रेरीज को विश्व का धान्यागार कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसी वजह से प्रेरीज को जो है विश्व का धान्यागार भी बोला जाता है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन यहाँ पर एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र जो है वो ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तक फैला हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये आपके ग्रेट लेक्स हैं और ग्रेट लेक से पूर्व में ये वाला हिस्सा अटलांटिक हिस्से तक ये फैला हुआ है। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार, इसके अलावा सड़क, रेल और नहर की समुचित व्यवस्था की वजह से ये जो क्षेत्र है ये विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये क्षेत्र जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी ज्यादा संपन्न है। इसके अलावा यहाँ पर चाहे अमेरिका की सरकार हो या कनाडा की सरकार हो, सभी सरकारों ने परिवहन का जमकर विकास किया है। इसकी वजह से क्षेत्र जो है औद्योगिक प्रदेश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी के प्रमुख नगरों में शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास और डेनवर हैं। वहीं कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी और विनिपेग हैं। इसके बाद है वेल्ड घास के मैदान। देखिए दक्षिण अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास स्थल हैं उनको वेल्ड कहा जाता है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, साउथ अफ्रीका का मैप आपके सामने स्क्रीन पर लगाया गया है। ये साउथ अफ्रीका आप देख पा रहे हैं और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है यहां पर मैं गोले में हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये हिस्सा जो है ये वेल्ड वाला प्रदेश है। देखिए दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह बेल्ट नाम जो है डच अधिवासियों के द्वारा दिया गया था। यानी यहाँ पर डच अधिवासी भी यहाँ पर आए थे, तो डच अधिवासियों ने इस क्षेत्र को वेल्ड नाम दिया था, तो वही नाम आज भी चल रहा है। वेल्ड जो है 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। यानी यहाँ का जो पूरा जो घास वाला मैदान है ये एक पठारनुमा मैदान है, जिसकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर के बीच में है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वतों से घिरा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बीच में यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला है, तो इनसे घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। यानी इसके पश्चिम में, पश्चिम वाला हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा। तो पश्चिम में आप देख पा रहे हैं कालाहारी डेजर्ट पड़ता है और इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है। यानी उत्तर पूर्व में, इस हिस्से में, इस साइड में यहाँ पर उच्च वेल्ड भूमि स्थित है, जिसकी ऊंचाई करीब कहीं कहीं स्थानों पर 1600 मीटर से अधिक है। इसके अलावा ऑरेंज और लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। देखिए नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आपका निम्न वेल्ड प्रदेश है वहां पर ऑरेंज रिवर बह रही है और ऊपर का हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा, यहाँ पर लिम्पोपो नदी बह रही है। तो ऑरेंज और लिम्पोपो नदी की जो सहायक नदियां हैं इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। जलवायु की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बेल्ट घास भूमियां हैं ये हिंद महासागर के नजदीक हैं। यहाँ पर नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर के नजदीक पड़ रहे हैं। तो हिंद महासागर के नजदीक होने की वजह से यहाँ पर हिंद महासागर का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी वजह से बेल्ट की जलवायु जो है नम होती है। शीत ऋतु यहाँ पर ठंडी और शुष्क होती है। इस दौरान तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और जुलाई का महीना जो सबसे ज्यादा ठंडा महीना होता है। यहाँ पर जो गर्मियों का सीजन होता है वो अल्पकालिक होता है और गर्मियां गर्म होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का जो तापमान है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। बेल्ट क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यह बेल्ट के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रभावित होने की वजह से होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ग्रीष्मकालीन महीनों में जो वर्षा होती है वो वर्षा क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इस तट पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यानी बेल्ट का ये वाला जो तट है, पूर्वी तट है, तो यहाँ पर जो है एक गर्म महासागरीय जलधारा जिसको अगलवास की धारा कहा जाता है वो बहती है। इसकी वजह से यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के महीनों में जमकर वर्षा होती है। आगे यहाँ पर वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि यहाँ पर वनस्पति जो है विरल है, अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं। लाल घास जो है बेल्ट की झाड़ियों में पैदा होती है। इसके अलावा बबूल और मारोला जो है ये जो उच्च बेल्ट वाला हिस्सा है वहां पर उगते देखे गए हैं। बेल्ट के प्रमुख जानवरों में शेर, तेंदुआ, चीता और कुडू शामिल हैं। लोगों की बात करें तो देखिए बेल्ट प्रदेश जो है ये पशुपालन और खनन उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। बेल्ट प्रदेश की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है। मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट और आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं और नकदी फसलों में यहाँ पर तंबाकू, गन्ना और कपास उगाई जाती है। भेड़ पालन जो है यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है।
यहाँ पर मेरिनो प्रजाति की भेड़ जो है ये ऊन के लिए पाली जाती है। दुग्ध उत्पादन जो है यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यहाँ पर जो है पशुपालन खास करके गर्म और नम प्रदेशों में किया जाता है, और पशुपालन में यहाँ पर पशुओं से संबंधित जो सभी उत्पाद हैं, चाहे उनका मांस हो, दूध से बने उत्पाद हो, वो प्रसंस्कृत भी किए जाते हैं, उनका निर्यात भी किया जाता है। इसके अलावा बेल्ट प्रदेश में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिन स्थानों पर लोहा और कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा और इस्पात उद्योग विकसित हो गया है, और इसी खनिज प्रदेश में, इसी खनिज बेल्ट में सोने और हीरे का खनन भी होता है। तो सोने और हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी, यानी जोहान्सबर्ग को विश्व की सोने की राजधानी ये कहा जाता है, और किम्बरले जो है अपनी हीरे की खदान के लिए फेमस है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसे जो है विश्व की सोने की राजधानी किसे कहा जाता है, तो आप बता दें जोहान्सबर्ग को विश्व की सोने की राजधानी, स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। और कौन सा शहर जो है अपने हीरे की खानों के लिए फेमस है, तो ये किम्बरले जो है हीरे की खान के लिए, खदान के लिए ये फेमस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।